नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है बीओएम, जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर ऑफर किया जाता है। इररिस्पेक्टिव आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी के अंदर ये सेम सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। और खास बात यह है कि तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है और आप मान के चले आपका पेपर पैटर्न का जो लेवल है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। इसका मतलब आप सभी तमाम लोग इस वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी स्कोर मैक्स सीरीज के अकॉर्डिंग आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आपकी यूनिट 3 का। अगर आप लोग यूनिट 3 के टाइटल की बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर, तो आपकी यूनिट 3 का टाइटल रहने वाला है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। सेशन शुरू करें उससे पहले एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं। यूनिट 3 के अंदर जो क्या क्या सिलेबस आपको देखने को मिलेगा रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब के अंदर, और क्या क्या हम अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स सिलेबस की बात करते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक है जिनको आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इसकी सिग्निफिकेंस या आप लोग कह सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है? अब जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट की बात ही करते हैं तो दो तरीके से आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं। एक एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, एक आपका इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। दोनों को माय डियर फ्रेंड्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना है। अगर आप इससे आगे बात करते हैं तो हम लोग अनसर्टेनिटी के ऊपर बात करने वाले हैं एंड बिजनेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल अगर आप लोग देखेंगे तो हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस के ऊपर। और सबका सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट स्कैनिंग टेक्निक, जहां पे आप लोग स्वेट और ईटॉप के बारे में डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 के अंदर अगर आपको ये सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है तो आपका यही सिलेबस रहेगा यूनिट 3 को लेकर के। आप लोग एक बार इसको टैली जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे आपके कवर होने वाले हैं। और जो आपका ये सिलेबस दिया गया है ना, ये तमाम टॉपिक्स को मैं डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले और अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको अच्छे से फ्रेम करके आ सके, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पूरा का पूरा थ्योरेटिकल रहने वाला है। तो इस चीज का आप लोग एडवांटेज उठा सकते हैं और बहुत आराम से इसके हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स कुछ बुनियादी तौर पे इंपॉर्टेंट बातें कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब देसी लैंग्वेज में आप लोग समझ सकते हैं बिजनेस का सराउंडिंग। सराउंडिंग अब दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल सराउंडिंग की भी बात कर सकते हैं, एक्सटर्नल सराउंडिंग की भी बात कर सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सराउंडिंग को अगर आप सम कर देते हैं तो आप लोग कहते हैं दिस इज द टोटल सम, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, दैट इज द बिजनेस इन्वायरमेंट। क्लियर है? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोग यही समझते हैं इन्वायरमेंट का मतलब हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, उसी को इन्वायरमेंट बोलते हैं। सेम चीज आपको बिजनेस के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर आप लोग एक डेफिनेशन में इस चीज को बांधना चाहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस एनवायरमेंट रेफर करता है सम टोटल ऑफ, याद रखिएगा ऑल एक्सटर्नल की बात हो रही है एंड द इंटरनल फोर्सेस, याद रखिएगा ऑल एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फोर्सेस दैट अफेक्ट, ध्यान रखिएगा ये किसको अफेक्ट करते हैं, किसी भी बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, उसके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं और उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं। क्लियर है? किसी भी बिजनेस की अगर आप लोग बात करते हैं और उसके बिजनेस इन्वायरमेंट
की बात करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं बिजनेस की फंक्शनिंग को, बिजनेस के डिसीजंस को, बिजनेस की परफॉर्मेंस एज वेल एज बिजनेस की ग्रोथ को। तो अगर आप लोग इन दोनों का सम ले लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का सम कर लेते हैं, टोटल सम निकाल लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स उसको आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दे देते हैं। क्लियर है? एक टाइटल दे देते हैं, ये क्या हो गया है, ये बिजनेस का आपका इन्वायरमेंट हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ तमाम तरीके की कंडीशंस आ जाती हैं। कुछ कंडीशंस है जो गवर्नमेंट लगाती है, कुछ कंडीशन है जो सोसाइटी की तरफ से लगती है, कुछ कंडीशन है जो इंटरनेशनली अप्लाई होती है। हमारी जितनी भी तरीके की कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो इंक्लूड होती है किसके अंदर, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। अगर आप लोग किसी भी इवेंट की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, और जो भी आप लोग इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव की बात करते हैं, वो भी माय डियर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इंक्लूड करके चलना पड़ता है। दैट सराउंड ए बिजनेस एंड द शेप इट्स एक्टिविटी। समझ में आया? यानी कि ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें, जो भी कंडीशंस बिजनेस को सराउंड करती है, जो भी इवेंट और जो भी इन्फ्लुएंसेस है जो बिजनेस की सराउंडिंग को इंपैक्ट करते हैं और इसकी एक्टिविटी को शेप करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, उनको यहाँ पे इंक्लूड करके चलना पड़ता है। किसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग? उसको बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे आप लोग किसकी बात कर सकते हैं, कस्टमर्स की बात कर सकते हैं। कस्टमर कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटी को शेप करने में काफी हेल्प करते हैं। आप लोग आपके कॉम्पिटिटर की बात कर सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे और एग्जांपल लेना चाहे तो सप्लायर की बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, पॉलिसीज की बात कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, और सोशल ट्रेंड्स की बात कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स है, कंडीशंस है, इवेंट है या इन्फ्लुएंसेस है जो आपके बिजनेस को सराउंड करते हैं और आपके बिजनेस की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं शेप करते हैं। तो इन शॉर्ट में आप लोग ये समझ गए होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है। हर तरीके का वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स जो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस एक्टिविटी को एक तरीके से इंपैक्ट करता है, बिजनेस को इंपैक्ट करता है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंक्शनिंग, डिसीजनिंग, परफॉर्मेंस और ग्रोथ के अंदर भी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपना प्रभाव डालता है। उसको क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। और यहां से आपको एक क्लैरिटी मिल गया, सर अगर आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे पास दो तरीके के हो गए। सर अभी अभी हमने डिस्कशन किया, एक तो आपका इंटरनल हो गया है। क्लियर है? इंटरनल मतलब जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखिएगा, एक आपका इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, एक क्या होता है आपका एक्सटर्नल होता है। ठीक है? तो आपसे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आप लोग, आप क्या समझते हो इंटरनल और एक्सटर्नल से, क्या समझते हैं? यानी कि अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी चीज से रिलेटेड रहेगा। एक बार हम लोग टाइप ऑफ इंटरनल हो, या फिर एक बार हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझने से पहले कुछ बुनियादी तौर पे आपके बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर्स को समझ लेते हैं। ठीक है? की फीचर्स के अंदर सबसे पहली की फीचर क्या है? टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फैक्टर। माने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग टोटल लेके चलते हैं, चाहे वो आपका इंटरनल फैक्टर हो माय डियर फ्रेंड, चाहे वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो, दोनों को हम लोग लेके चलते हैं। यानी कि यहाँ पे टोटलिटी में भरोसा किया जाता है, ये इसका एक फीचर है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटरनल फैक्टर को तो कंक्लूड करके चले, इंक्लूड करके चले, और आपके एक्सटर्नल फैक्टर को स्किप कर दे या एक्सक्लूड कर दे। नहीं, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करते हो। आप लोग टोटलिटी में, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन वो अपने आप में टोटलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहती है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंस ए बिजनेस। सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग क्या कह सकते हैं? हर वो चीज जो आपके बिजनेस को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। याद रखिएगा, हर एक वो चीज जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है वो क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स? वो आपकी कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाती है। तो ये आपकी की फीचर रहने वाली है नंबर 1। एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से फ्रेम करना है। सेकंड पॉइंट ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है की फीचर के अंदर, डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब जो अल्टर होता रहता है, जो चेंज होता रहता है, जो बदलता रहता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं लगातार सोसाइटी के अंदर ट्रेंड्स बदलते हैं, लगातार सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी बदलती है, लगातार सोसाइटी के अंदर हर एक चीज बदलती रहती है। समय के साथ इंप्रूवमेंट होता है, चीजें
चीजें बदलती रहती है एंड ओनली एक चीज कांस्टेंट रहती है, दैट इज द टाइम। आप सभी जानते हैं, यानी कि हर एक चीज बदलती है। जब बदलती है तो ऑब्वियस सी बात है आपके बिजनेस का इन्वायरमेंट भी बदलेगा। तो हम क्या कहेंगे, आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनामिक होता है अपनी नेचर के अंदर। उसकी प्रकृति कैसी होती है, डायनामिक होती है। वो स्टैटिक नहीं होता है, एक जगह टिका हुआ नहीं होता है। ट्रेंड के साथ बदलता है, सोसाइटी के साथ बदलता है, कल्चर के साथ बदलता है, टेक्नोलॉजी के साथ बदलता है, दौर के साथ बदलता है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं इन्वायरमेंट कैसा होता है, डायनामिक होता है नेचर में। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेज फ्रीक्वेंटली। याद रखिएगा क्या होता है, चेंज करता है फ्रीक्वेंटली ड्यू टू द पॉलिटिकल। आप लोग क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल, आगे कह सकते हैं इकोनॉमिक की वजह से, या सोशल की वजह से, या टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। ये तीन तरीके की, चार तरीके की शिफ्ट आती है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली कौन सी शिफ्ट की बात हो रही है, यानी कि आपकी पॉलिटिकल, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिखा हुआ तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल शिफ्ट हो जाता है, इकोनॉमिकल शिफ्ट हो जाता है, सोशल शिफ्ट हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो जाता है। क्लियर, ये सारी चीजें बदलती हैं और इनकी वजह से आप लोग क्या कहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट भी बदलता है। दैट्स व्हाई वी कैन से डायनामिक नेचर होता है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। क्लियर, तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो डेफिनेशन है, तीसरी जो की फीचर है ना माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। अब यहाँ पे ध्यान रखेगा, अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। और भविष्य स्टैटिक नहीं होता है, उसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। जो फ्यूचर इज फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल हम लोग कहते हैं ना, तो यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, इसका नेचर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी वाला होता है। फ्यूचर इवेंट्स, ध्यान रखिएगा, भविष्य की बात हो रही है। फ्यूचर इवेंट्स कैन नॉट प्रेडिक्टेड, यानी कि हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं विद द फुल एक्यूरेसी। ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं, जिसको आप लोग बिजनेस के अंदर, प्लानिंग के अंदर फोरकास्टिंग कहते हैं, यानी कि हम लोग अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये फुल एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना विद द फुल एक्यूरेसी ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग प्रेडिक्ट भी करते हैं तो वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुछ हद तक कुछ मिलता जुलता प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन 100% फुल एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द की फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, रिलेटिविटी काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे तुलना होती है। तुलना का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक बिजनेस इन्वायरमेंट है, लेट अस से एक बिजनेस है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, एक बिजनेस है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है आपके मान लीजिए यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर। क्लियर है, तो यहाँ पे कंट्री टू कंट्री चीजें बदलती है। आप सभी जानते हैं कंट्री टू कंट्री बिजनेस का इन्वायरमेंट बदलता है, और कहीं ना कहीं जो चीजें यहाँ पे अडॉप्ट की जाती है, बिजनेस इन्वायरमेंट को सेट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं रिलेटिव होता है, कंपैरिजन के साथ चीजें आती है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। दो इंपॉर्टेंट शब्द आपको यहाँ पे दिखे हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी आपका इन्वायरमेंट बदलता है, और कंट्री टू कंट्री भी आपका इन्वायरमेंट बदलता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द रिलेटिविटी। इसके पास एक आप क्या 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 फीचर कह सकते हैं, दैट इज द रिलेटिविटी। आगे आपका पांचवा एंड फाइनल जो आप फीचर मान के चल सकते हैं, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इंपैक्ट ऑफ ईच इन्वायरमेंटल फैक्टर, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह डिफिकल्ट होता है, यानी कि अपन यहाँ पे काफी डिफिकल्ट होता है किस चीज को अंडरस्टैंड करना, इस चीज को समझना कि एग्जैक्ट इंपैक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट प्रभाव क्या होगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंपैक्ट की बात हो रही है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग प्रभाव की बात करते हैं। ईच इन्वायरमेंटल फैक्टर, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनका प्रभाव क्या होगा, इसको एक तरीके से अंडरस्टैंड कर पाना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बहुत छोटी सी चीजें माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इसको फ्रेम करके आ सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है ये हमने समझा, और बिजनेस इन्वायरमेंट की 5 की फीचर्स को हमने समझा, जहां पे हमने कहा कि टोटलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, डायनामिक इन नेचर, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी आप कहते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे जटिलता होती है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स,
आपका बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर्स होगी है। अब अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं, की फीचर के बाद हमें पढ़ना होता है सिग्निफिकेंस, कह सकते हो आप लोग, या कह सकते हो इंपोर्टेंस, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है अगर आप लोग बात करते हैं, या इंपोर्टेंस क्या है, किसकी इंपोर्टेंस की बात हो रही है, बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपोर्टेंस क्या है। किसी भी बिजनेस को जब आप लोग चलाते हैं तो वहां पे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट इज क्रूशियल फॉर द मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर्स, द मेजर सिग्निफिकेंस इंक्लूड, माने यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, अगर आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी आपका मैनेजर हो, चाहे वो कोई भी आपका एंटरप्रेन्योर हो, ये काफी क्रूशियल चीज हो जाती है। क्लियर है, इस चीज को समझना, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना काफी क्रूशियल हो जाता है। ऐसे में कुछ आप लोग क्या कह सकते हैं कि सर हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा कर सकते हैं जिनको आप लोग क्या कह रहे हो, सिग्निफिकेंस कह रहे हो। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, ये आपका सिग्निफिकेंस होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी मैनेजर की, किसी भी एंटरप्रेन्योर की इस चीज में हेल्प करता है कि तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सके अपॉर्चुनिटीज को। अपॉर्चुनिटीज को मतलब जैसे अगर अभी बात करते हैं, अब इन्वायरमेंट ही तो है, देखिए अगर आप लोग देखेंगे जितना बदलाव पिछले 10 साल में आया है उतना बदलाव कभी नहीं आया। वी आर लिविंग इन द 21st century with the fourth industrial revolution, आप सभी ने पढ़ा होगा। क्लियर है, बिजनेस के टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर है। जितना दुनिया 10 साल में, पिछले 10 साल में बदला है उतना 300 सालों में नहीं बदला। जितना सोशल चेंज आया, जितना पॉलिटिकल चेंज आया, जितना टेक्नोलॉजिकल चेंज आया पिछले 10 साल में, उतना पिछले 300 सालों में नहीं आया। पहले जो चेंजेस आते थे वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आते थे। जैसे अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं तो आपको समझना ये पड़ेगा, जैसे अगर आप लोग थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं तो आप सभी ने सुना होगा, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके नाम फिजिक्स सेक्टर के अंदर या फिजिक्स ब्रांच के अंदर मैक्सिमम पेटेंट जिसके नाम है, जिसने बल्ब की डिस्कवरी की थी। जब एक बल्ब को डिस्कवर किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया गया, तो जो आपका थॉमस अल्वा एडिसन था उसको करीब करीब आप लोग मान के चले 10,000 ट्राई करना पड़े, एक लंबा टाइम पीरियड रखा उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। अब एक लंबा टाइम पीरियड लगा उस कॉन्सेप्ट को कमर्शियल यूज में लाने के लिए, और एक लंबा टाइम पीरियड लगता है कमर्शियल यूज के बाद उसको तमाम टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर फुलफिलमेंट के बाद मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाने में। यानी कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च होने में 50-50, 60-60, 70-70 साल लग जाते थे अगर हम पहले की बात करें। लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं तो हर एक मिनट नई टेक्नोलॉजी आती है, हर एक मिनट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हर एक मिनट में चीजें बदलती रहती है। आप लोग कल सोए हैं, सुबह उठे हैं, दैट ये चीज इंडिकेट करती है कि हर चीज बदल चुकी है, दुनिया वैसी नहीं रही जैसा हम लोग कल देख के सोए थे। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल अलग अलग तरीके के चेंजेस माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट ही है जो हमें बताता है कि किस तरीके की चीजें हमारे बिजनेस के अंदर काम करेंगी और किस तरीके से आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, धंधे को बढ़ा सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप अभी की बात करते हैं, वी आर इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आप लोग समझे दिस इज द एरा ऑफ द टेक्नोलॉजी, दिस इज द एज ऑफ द टेक्नोलॉजी, एंड वी आर डीलिंग विद द न्यूली लॉन्च कॉन्सेप्ट, वी कैन से दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप लोग एआई के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिसने समझा, इस पे काम किया, इसमें डेवलपमेंट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, R&D किया, वो डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर गया। यानी कि मैनेजर के लिए भी और किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए भी अगर आप लोग देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है नई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं टाइमली अवेयरनेस ऑफ द ट्रेंड। ये आपको समझना है, ट्रेंड के साथ टाइमली अवेयरनेस होना जरूरी है। जैसे ईवी कार है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कार है, आज का ट्रेंड है। जैसे आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आज का ट्रेंड है। हेल्प फर्म्स आइडेंटिफाई ग्रोथ पॉसिबिलिटी, याद रखिएगा यहाँ पे किसमें हेल्प करते हैं? ग्रोथ पॉसिबिलिटी में काफी हेल्प करते हैं। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको समझना है। सबसे पहला अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में किसी भी मैनेजर की, किसी भी एंटरप्रेन्योर की काफी हेल्प करता है। इस बात को आपको समझना है। सेकंड आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब क्या होता है? आप लोग समझ सकते हैं, एक तरीके से डर की बात कर सकते हैं। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? थ्रेड्स लाइक ए न्यू कॉम्पिटिटर। डर किस चीज का है? नए
कॉम्पिटिटर का है, न्यू गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन का है, नई सरकारें आती है, नई नई पॉलिसी लाती है, नई नई नीतियां लाती हैं, नई नई रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, कैन बी एंटीसिपेटेड अर्लियर। क्लियर है? ये सारी चीजें इसमें, इन सब में कौन हेल्प करता है? इन सब में माय डियर फ्रेंड्स आपका बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी हेल्प करता है। एड्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि ये किस में ऐड करता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है। कंपनी कैन डिजाइन स्ट्रेटजीज दैट मैच इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहां पे सेम यही काम होता है। क्या काम होता है? यहाँ पे आपकी जो कंपनी है, सॉरी, वो क्या करती है? डिजाइन करती है स्ट्रेटजी। किसको डिजाइन करती है? स्ट्रेटजी को, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्या कर सके? मैच कर सके। समझ में आया? आगे चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्प करता है कौन? आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्म दैट अडेप्ट क्विकली गेन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। क्लियर है? यानी कि यह काफी हेल्प करता है। कोपिंग विद रैपिड चेंज। क्लियर है? ये आप लोग कह सकते हैं रैपिड चेंज के साथ कोपिंग होता है। हेल्प इन द पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मेशन में भी बिजनेस एनवायरनमेंट काफी हेल्प करता है। और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर आपके पास जो भी संसाधन है उसका बेहतर यूटिलाइजेशन करना है तो यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कौन हेल्प करता है? हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। यहीं से चीजें समझ में आती है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हेल्प इन द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड द मटेरियल रिसोर्सेज। क्लियर? आप लोग कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स जिनको आपको समझना है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द opportunities, help in identifying the threats, aids in the strategic planning, help in the improving performance, coping with the rapid change, help in the policy formation and better utilization of the resources. These all are the importance of the business environment, या we can say these all are the significance of business environment. Clear है? तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ना ही इस सब्जेक्ट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको जटिलता कुछ नहीं दिखेगी। आप अगर एक बार गो थ्रू भी करके लेक्चर आपने देख लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए, या इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे तमाम तरीके की पीडीएफ आपको देखने को मिलती है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? तो एक एक चीज को माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करके, समझ के, मालूमात हासिल करके फिर आंसर को फ्रेम करना है। समझ में आया? तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक हमने पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट की की फीचर्स क्या हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? इतना कुछ अगर आप लोग समझ गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट की। अभी अभी हमने बात की थी सर, दो तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक आपका बिजनेस एनवायरनमेंटल इंटरनल होता है, ठीक है, एक इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, एक आपका एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। बुनियादी तौर पर क्या फर्क होता है? ये जो आपका एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, ये अनकंट्रोलेबल होता है, माने इसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे अनकंट्रोलेबल। क्लियर है? ये कैसा होता है? अनकंट्रोलेबल होता है। लेकिन जो आपके इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है वो आपका क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा। जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो जाएगा। क्लियर? या एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब कुछ बातें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करने में काफी हेल्प करेंगे। अगर आप लोग केवल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो भी इंटरनल की, तो दीज आर कंट्रोलेबल फैक्टर विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे फैक्टर जिनको क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपके मिशन को कंट्रोल किया जा सकता है, विजन को कंट्रोल किया जा सकता है, कंपनी की पॉलिसीज को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा सकता है, आप लोग कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी बिजनेस के अंदर इंटरनल का मतलब क्या होता है? जिनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिन भी इन्वायरमेंट को या जिन भी फैक्टर्स को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। और इंटरनल इन्वायरमेंट के काफी कंपोनेंट्स है जो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिखे हैं। इसी तरीके से आप लोग आंसर को फ्रेम करेंगे आपके फाइनल
फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे अगर आप लोग मेजर कंपोनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला मेजर कंपोनेंट आप लोग कह सकते हैं कंपनी के मिशन के अंदर तब्दीली, चेंजेस, बदलाव किए जा सकते हैं। विजन के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं और वो ऑब्जेक्टिव को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका मेजर कंपोनेंट में आ गया। आगे आप बात कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की क्या है, अथॉरिटी क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। माय डियर फ्रेंड्स इनको क्या किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दीज आर द इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर। अगर आप लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पे तो मैनेजमेंट स्टाइल एंड लीडरशिप की बात करते हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक होएगा या डेमोक्रेटिक होएगा, ये सारी चीजों को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कंपनी की पॉलिसीज और कल्चर को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे स्किल लेवल की बात करें, मोटिवेशन की बात करें या प्रोडक्टिविटी की बात करें। फिजिकल रिसोर्सेज, तमाम तरीके के रिसोर्सेज आ गए हैं, मशीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, न्यू मटेरियल हो गया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड हो गया, जिसको आप लोग लिक्विडिटी भी बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज है, क्या है आपके रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मेजर कंपोनेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट का। चाहे वो आपके रिसोर्सेज फिनेंशियल हो तो आप लोग क्या लिख देंगे, फिनेंशियल रिसोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे आपके वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो तो आप लोग क्या कह देंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज है। अगर चाहे वो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हो, जैसे आप लोग मशीनरी वगैरह की बात करते हैं ना, तो तमाम तरीके के रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं, मेजर कंपोनेंट होते हैं, किसका, इंटरनल इन्वायरमेंट का। इसके बाद कंपनी की पॉलिसीज हो गया, कल्चर हो गया, मैनेजमेंट की स्टाइल हो गया, लीडरशिप हो गया, और अगर आप लोग आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव हो गया। माय डियर फ्रेंड्स तमाम चीजें ऐसे मेजर कंपोनेंट हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल होते हैं। ये कुछ कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर है जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, और जिनको कंट्रोल किया जा सकता है ना, वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। नेचर की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल होता है, मोस्टली कंट्रोलेबल बाय द मैनेजमेंट। कौन कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट इनको क्या करता है, माय डियर फ्रेंड्स कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट। तो इनको माय डियर फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। वही अगर आप लोग इसके अपोजिट बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिनको आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल है, जो जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और जो कहीं ना कहीं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनसाइड नहीं होते, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सर जैसे जैसे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं आपको बताता चलूं, अगर आप लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, देखिए आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, आप लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम लोग दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला आपका माइक्रो के अंदर आ जाएगा, याद रखिएगा, और दूसरा माय डियर फ्रेंड्स आपका मैक्रो के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि आपका एक माइक्रो बनता है, क्या बनता है, आपका मैक्रो इन्वायरमेंट। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, एक आपका माइक्रो इन्वायरमेंट बनता है, एक आपका मैक्रो इन्वायरमेंट बनता है। क्लियर है? तो दो कैटेगरियां हो गई हैं, दिस इज द कैटेगरी नंबर 1, दिस इज द कैटेगरी नंबर 2। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट को। क्लियर है? माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है जिसको आप लोग ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होता है। क्लियर है? वही अगर आप लोग बात करते हैं आपके आउटसाइड की, दिस इज अ जर्नल इन्वायरमेंट। मैक्रो को क्या बोलते हो आप लोग, मैक्रो को आप लोग जनरल इन्वायरमेंट बोलते हो। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे रिसोर्स, ऐसे फैक्टर जो अनकंट्रोलेबल होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उनको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है। और ये दो कैटेगरियां होती है, पहली कैटेगरी है माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे अगर आप लोग कस्टमर की बात करते हैं, जैसे आप लोग कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, जैसे आप लोग सप्लायर्स की बात करते हैं, जैसे आप लोग इंटरमीडिएटर्स की बात करते हैं, जैसे आप लोग शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग लोकल कम्युनिटी की बात करते हैं, ये है सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या आप अपने कस्टमर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपने कॉम्पिटिटर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपने सप्लायर या इंटरमीडिएटर को
कंट्रोल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? नहीं किया जा सकता है। क्या शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्या लोकल कम्युनिटी को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दीज आर द माइक्रो इन्वायरमेंट। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होते हैं। अगर आप लोग जनरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, यानी कि सेकंड जो होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट बॉर्डर फोर्सेज होते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी फर्म की इकोनॉमी को, यानी कि ये क्या करेंगे? किसी भी फर्म की इकोनॉमी को इंपैक्ट करेंगे। ऐसे फैक्टर्स जो किसको इंपैक्ट करते हैं? फर्म की इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं। और जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कैटेगरी के अंदर हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। और याद रखिएगा ये जर्नल इन्वायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर आप लोग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हर बार क्या होता है? गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, टैक्सेशन, ट्रेंड्स, पॉलिसीज, नई नई पॉलिसीज आती रहती है, तो हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट की बात कर लीजिए, इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक लेवल की बात कर लीजिए, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लोगों के लाइफस्टाइल, कल्चर, डेमोक्रेसी, इनको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर इनोवेशन हो गया, ऑटोमेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, इनको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लीगल इन्वायरमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे लॉ रिलेटेड टू द लेबर हो गया, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन हो गया, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गया, इनको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वही अगर आप लोग इन्वायरमेंटल या नेचुरल फैक्टर की बात करते हैं, तो जैसे क्लाइमेट हो गया है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, या सस्टेनेबिलिटी हो गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, दीज आर अनकंट्रोलेबल। ये क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल होते हैं। इनको हम लोग किसी भी कीमत पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कितने तरीके के बिजनेस इन्वायरमेंट है, एक्सप्लेन करना है इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट को, और एक्सटर्नल के अंदर भी माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, एग्जांपल दीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए। तो दोस्तों समझता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक कहानी आपको समझ में आई होगी, यहां तक की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल गया होगा। बाकी अगर आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ेंगे, किताब के अंदर देखेंगे, तो काफी और ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिनके बिहा पे आप लोग एक क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक का टाइटल रहने वाला है डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। माने बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशंस है, आयाम क्या क्या है, किन किन फैक्टर के बिहा पे कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं खड़ा रहता है, यानी कि आप लोग पिलर कह सकते हैं, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं। एक टेक्निक जो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने दिखी हुई है, आप लोग इसको जानते हैं पेस्टल के नाम से। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे PESTLE। इसको आप लोगों को याद रखना है, ये आपकी टेक्निक है जिसके बिहा पे आप लोग याद रख सकते हैं। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने डायमेंशन है आप लोग याद रख सकते हैं, टोटल 6 डायमेंशन माय डियर फ्रेंड्स आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहला डायमेंशन क्या है, सबसे पहला डायमेंशन है पी का मतलब होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अगर आप लोग ई की बात करते हैं, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अगर आप लोग एस की बात करते हैं, एस का मतलब होता है सोशल इन्वायरमेंट। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। एल का मतलब होता है लीगल इन्वायरमेंट। और ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, या जिसको आप लोग कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। क्लियर है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बिजनेस इन्वायरमेंट, देन वी कैन से हमारे पास टोटल 6 डायमेंशंस होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर के, जिसको आप लोग पेस्टल के नाम से याद रख सकते हैं। एक शॉर्ट एब्रिविएशन आप लोग व्हाटएवर यू कैन से, ट्रिक व्रिक जो भी आप इसको बोलते हैं। पेस्टल माने पी रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ई रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, एस रिप्रेजेंट्स द सोशल इन्वायरमेंट, एंड टी रिप्रेजेंट्स द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एल रिप्रेजेंट द लीगल इन्वायरमेंट, एंड ई रिप्रेजेंट द नेचुरल इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल। ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये आपके माय डियर फ्रेंड्स 6 ऐसे डायमेंशन है जिनके बिहा पे कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट बेस्ड रहता है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, सबसे पहले आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब जैसे गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस होते हैं, रूल होते हैं, गाइडलाइन होते हैं, जिनको फॉलो करना पड़ता है। इन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बिहा पे ही कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का इंपैक्ट होता है। क्लियर है? आपके इन्वायरमेंट सराउंड होता है। ठीक है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, पॉलिसी स्टेबिलिटी होती है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं
छह डायमेंशन है जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट को फ्रेम करने में काफी हद तक आपकी हेल्प करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के नीति, नियम, सिद्धांत, पॉलिसीज, आइडियोलॉजी और आप लोग कह सकते हैं पॉलिसी स्टेबिलिटी आ जाती है, जिनके बिहाफ पे इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। मान लीजिए अभी आपका एक बिजनेस इन्वायरमेंट है, कल को कोई नई पॉलिसी आ गई है, उसको चेंज करना पड़ गया, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है या पॉलिटिकल डायमेंशन है वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को इंपैक्ट तो करता है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, आप लोग क्या करते हो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करते हो। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आती है। आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर सकते हैं, आप लोग फिस्कल पॉलिसी की बात कर सकते हैं, आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर सकते हैं, आप लोग जीडीपी की बात कर सकते हैं, आप लोग इन्फ्लेशन की बात कर सकते हैं। इन तमाम फैक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं आपका सेकंड दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसके बिहाफ पे ये डायमेंशन रहने वाला है बिजनेस इन्वायरमेंट का। उसके बाद अगर आप लोग सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जैसे आपका डेमोग्राफिक ट्रेंड आ गया, क्लियर है, एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में, आप सभी हिंदुस्तान में तो जानते हैं पग पग पे यहाँ पे पानी बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स बदलते हैं, एजुकेशन लेवल बदलता है, लाइफस्टाइल चेंज होती है और वैल्यूज एंड वर्च्यूज एंड कल्चर चेंज होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं सोशल इन्वायरमेंट इज आल्सो ए मेन डायमेंशन फॉर द बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आप लोग आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की, अगर आप लोग बात करते हैं तो जैसे न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, R&D की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ऑटोमेशन की बात करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका काफी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स आपका डायमेंशन है जो कहीं ना कहीं बिजनेस के इन्वायरमेंट को फ्रेम करता है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपने कभी सोचा नहीं होगा, आई थिंक 2016 से पहले, कि हम इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, एग्जामिनेशन के कुछ टाइम पहले पढ़ के भी हम लोग पास हो सकते हैं। यानी कि जो टेक्नोलॉजी बदली तो एजुकेशन भी ऑनलाइन हुआ, यानी कि चीजें बदलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट इज आल्सो ए मेन डायमेंशन फॉर द बिजनेस इन्वायरमेंट। क्लियर है, आगे चलते हैं। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस लॉ की बात कर लीजिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कंप्लायंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है, यानी कि लीगल जो एस्पेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के एक डायमेंशन की तरह काम करता है। एंड नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जैसे आपका क्लाइमेट कंडीशन हो गया, जियोग्राफिकल कंडीशन हो गया, सस्टेनेबिलिटी रूल्स हो गए, तमाम चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग डायमेंशन, यानी 6 डायमेंशन है जिसको आप लोग पेस्टल के फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था, समझ में आया होगा आई होप कि पेस्टल के नाम से, और इनके बारे में जितना चाहे आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ गया तो बहुत आराम से आप लोग इसको टैकल कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। आप लोग हिंदी में रहने दीजिए, आप लोग हिंदी के स्टूडेंट नहीं है तो हम सिर्फ इसको इंग्लिश में ही बात करेंगे। अनसर्टेनिटी एंड बिजनेस की बात करेंगे। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, सारे के सारे ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया था, जिनको फोरकास्ट नहीं किया था, जिनका पूर्वानुमान नहीं किया था। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये कह सकते हैं, अगर आप लोग अनसर्टेनिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो अनसर्टेनिटी अपने आप में अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं जो कहां पे आते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, दैट बिजनेस कैन नॉट फुल्ली कंट्रोल और फोरकास्ट। ऐसे ये आपके अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं ना, तो बिजनेस इसको फुल्ली कंट्रोल कर पाता है, ना फोरकास्ट कर पाता है। इनको क्या बोलते हो, अनसर्टेनिटी। और किसी भी बिजनेस के अंदर भर भर के अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, इसको आपको समझना है। क्लियर है, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ये जो आपके अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस है ये क्यों आते हैं, एक बड़ा सवाल है। तो इसके सोर्स अलग अलग है, जैसे रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं जिनकी वजह से अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है। आप लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट के नियम, नीति, नियम, सिद्धांत बदलते हैं जिनकी वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलने की वजह से आप लोग कह सकते हैं अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। अगर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस काफी होते हैं, नेचुरल डिजास्टर काफी होते हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंस में काफी बदलाव आता है, जिनकी वजह से हम लोग बाय डिफरेंस ये कह सकते हैं कि ये सारे सोर्सेज है, ये क्या है, सारे के सारे सोर्सेज है, किसको इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं, ये है आपके अनप्रेडिक्टेबिलिटी। यानी आप लोग अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी किन किन फैक्टर्स की वजह से आती है, किन किन रिसोर्सेज की वजह से आती है, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन, आप लोग कह सकते हैं चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, वट एवर यू कैन से, ठीक है ना। आप लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट लॉ में, या फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या जो कस्टमर या कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदलने की वजह से, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं
जो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी को जन्म देते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। अब आपको समझना क्या है इंपैक्ट ऑन बिजनेस, कुछ 3-4 इंपैक्ट मैंने लिखे हैं। प्लानिंग बिकम डिफिकल्ट, अगर चीजें बदली, अगर यहाँ पे फ्लैक्चुएशन आया, अनसर्टेनिटी आया, अनप्रेडिक्टेबल चेंज आया जिनको हमने सोचा ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होगी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा आपको, बहुत जल्दी नहीं एक तरीके से डिसीजन पर पहुंचना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो हमने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, चीजें बदल गई है, तो आपको कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत होगी, क्विक डिसीजन मेकिंग भी आपको आना चाहिए, हायर रिस्क हो जाएगा, और आप क्या कह सकते हैं प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। कंक्लूजन के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी इज नेचुरल, फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रॉन्ग स्कैनिंग टेक्निक्स हेल्प मिनिमाइज द रिस्क। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बस इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। तो अनसर्टेनिटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए। अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, इनोवेशन होते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल जाती है, कस्टमर की प्रेफरेंस बदलती रहती है, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से बिजनेस के अंदर, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, बिजनेस टू बिजनेस और इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंटल, यहाँ पे अनसर्टेनिटी आती रहती है। इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। क्लियर है। अब सबसे लास्ट टॉपिक पर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड द डायग्नोसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे डायग्नोसिस की भी बात हुई है बच्चों। देखो यहाँ पे एक तो आपका क्या हुआ है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात हुई है, उसके बाद डायग्नोसिस की बात हुई है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या है, होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस रेफर, किसको रेफर करता है, प्रोसेस को। एक ऐसा प्रोसेस है ये जहां पे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पे आप लोग इवेलुएट करते हैं, जहां पे आप लोग इंटरप्रेट करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। क्लियर है, दैट टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो क्या करते हैं, टेक होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंदर। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं आपका जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड द डायग्नोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, जहां पे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इवेलुएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेटिंग का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, आपका व्याख्या होता है, अपने हिसाब से डेफिनेशन देना। ठीक है ना, व्याख्या बोलते हो जिसको। तो आप लोग क्या कहोगे, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेलुएटिंग एंड द इंटरप्रेटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो क्या होते हैं, दैट फैक्टर्स टू टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ऐसे फैक्टर्स जिनका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन को लेने में करते हैं। समझ में आया। तो अपने आप में इनको आइडेंटिफाई करने का, इवेलुएट करने का, इंटरप्रेट करने का जो प्रोसेस है ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग उसको इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस कहते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा स्टेप इन द इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी स्टेप है ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आप लोग याद रखिएगा, SMFAD, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, SMFAD, छोटा सा टेक्निक आप लोग इसको बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। एस का मतलब होता है स्कैन करना, क्या करना, स्कैन करना। एम का मतलब होता है मॉनिटर करना। एफ का मतलब होता है फोरकास्टिंग करना, यानी कि पूर्वानुमान, क्या कहते हो जिसको आप लोग क्या कहते हो, पूर्वानुमान। ठीक है ना, पहले से अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, असेसमेंट हो गया है, इवेलुएट करना, और डायग्नोसिस हो गया। क्लियर है, तो SMFAD आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये स्टेप है किसी भी इन्वायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए कितनी स्टेप होती है, 5 स्टेप होती है। एस का मतलब होता है स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब होता है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ये क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका स्कैनिंग कहलाता है। अगर आप लोग मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, चेंजेस जो होते हैं ना, चेंजेस उनको रेगुलरली मॉनिटर करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। इसको क्या कहते हो आप लोग, मॉनिटरिंग कहते हो। सेकंड स्टेप पे, पहले पे आप लोगों ने इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, फिर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व किया, फिर हमने क्या किया, उन चेंजेस को ऑब्जर्व करके हमने प्रेडिक्ट किया है फ्यूचर इवेंट्स को। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान करना। और जब आपने एक बार फ्यूचर इवेंट्स को क्या कर लिया,
प्रेडिक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग इवेलुएट करते हैं इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, इसका प्रभाव क्या रहेगा बिजनेस के ऊपर, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेड्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या थ्रेड्स है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, टोटल कितनी स्टेप होती है, ये 6 स्टेप फॉर्मूला होता है, ठीक है, 6 स्टेप प्रोसेस होता है। आप लोग क्या कह सकते हैं, अपने आप में क्या होता है, 6 स्टेप प्रोसेस होता है, जहाँ पे पहली स्टेप क्या है, स्कैनिंग, सेकेंड स्टेप क्या है, मॉनिटरिंग, फिर फोरकास्टिंग, फिर असेसमेंट, और फिर क्या होता है, डायग्नोसिस। सबसे पहले फाइनेंशियल जो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन है उसको आपको स्कैन करना होता है, यानी कलेक्ट करना होता है, फिर जो भी चेंजेस रैपिडली हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना होता है, फिर फ्यूचर को फोरकास्ट करना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है, जिसको फोरकास्टिंग कहते हैं। उसके बाद इवेलुएट और करना पड़ता है कि एग्जैक्टली बिजनेस के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट रहेगा, जिसको आप लोग असेसमेंट कहते हैं। लास्टली हम लोग अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द एंटायर 6 स्टेप प्रोसेस, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल एनालिसिस। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, अच्छे से इसको माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रिपेयर करके जाना है, इसको तैयार करके जाना है। समझ में आया? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपसे एग्जाम के अंदर इन्वायरमेंटल एनालिसिस और डायग्नोसिस पूछा जाए तो आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक के अंदर, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इन्वायरमेंटल टेक्निक क्या कहते हैं, स्कैनिंग टेक्निक के अंदर आपको करना क्या होता है, इंफॉर्मेशन ही तो इकट्ठा करनी होती है। अभी अभी पढ़ा ना आपने, क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है, यहाँ पे 2 टेक्निक्स आप लोग पढ़ते हैं, एक आपका स्वेट होता है, एक आपका ई टॉप होता है। दोनों के बारे में पढ़ना, दोनों के बारे में पेपर में आता है, नोट कर लीजिएगा। स्वेट एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं किसी भी फैक्टर की। उसके बाद डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है ना। स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करने के बाद उसके अंदर हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कहते हैं, सर आप SWOT की बात कर रहे हो, स्वेट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा है, सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर काम करना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बिहा पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करेंगे और थ्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यही तो आपका था, क्या था आपका, जो अभी अभी आपने पढ़ा, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल एनालिसिस, जो प्रोसेस था, ठीक है। इसके अंदर हमने यही तो पढ़ा था, यही सारा काम तो करना था। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, क्या कहेंगे आप लोग इसको, ये क्या था आपका, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो स्वेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर वीकनेस को फाइंड आउट करना, उन दोनों को एनालिसिस करने के बाद अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना एंड देन थ्रेड्स को फाइंड आउट करना, और इसके बाद आपका काम हो गया। दिस इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्वेट से क्वेश्चन आता है तो पहले आपको इन्वायरमेंटल एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, फिर बताना है इसकी एक टेक्निक होती है जिसको आप लोग स्वेट बोलते हैं, और स्वेट इनके लिए स्टैंड करता है। फिर आप इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया? अगर आप लोग थोड़ा आगे चलेंगे, स्वेट के कुछ पर्पस होते हैं कि भाई ये सारा काम किया क्यों जाता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स को फाइंड आउट करते हैं। इनका एक पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है, आपको ये समझना होता है, सबसे पहले आपके इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है, आपको समझना होता है मैच स्ट्रेंथ विद अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपके पास स्ट्रेंथ है ना, वो कौन सी अपॉर्चुनिटी के साथ मैच करती है, ये इसका पर्पस होता है। ओवरकम वीकनेस, जो भी कमजोरियां हैं उनको ओवरकम करना एंड प्रिपेयर करना किसके लिए, थ्रेड्स के लिए, ठीक है। थ्रेड्स के लिए आपको क्या रहना है, प्रिपेयर रहना। ये किसका पर्पस होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये स्वेट टेक्निक का पर्पस होता है। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ की बात करते हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, वीकनेस की बात करते हो तो हाई कॉस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी की बात करते हो तो ग्रोइंग मार्केट हो गया, एंड थ्रेड्स की बात करते हो तो न्यू कॉम्पिटिटर। कुछ ऐसे एग्जांपल आप लोग अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। डिटेल लेक्चर नहीं है, रिवीजन लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर है, तो मैं उतना गहराई में आपको लेकर नहीं चलूंगा। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, फिर इसके बाद वन शॉट लेक्चर जो आएगा, जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर काफी डिटेल में जाकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी आपके लिए समझ में आ गया होगा स्वेट क्या होता है, मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स ई टॉप एनालिसिस को, इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड द अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ई टॉप प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्ड मेथड, ये अपने आप में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, जहां पर आप लोग क्या करते हो, एनालाइज
एनालिसिस करते हो इन्वायरमेंटल फैक्टर को, याद रखिएगा किसको एनालिसिस करते हो आप लोग, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, याद रखिएगा किसको एनालिसिस करते हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, एंड कैटेगराइजिंग देम इनटू द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, फिर आप उनको क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो किसके अंदर, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर। समझ में आया आप लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर ऐसा मेथड है जहां पर हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उनको डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं कि ये वाला थ्रेड्स रहेगा और ये वाला अपॉर्चुनिटी रहेगा। कुछ प्रोसेस है, यानी कि कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है जिनको आपको समझना जरूरी है। आइडेंटिफाई करते सबसे पहले रेलिवेंट इन्वायरमेंटल सेक्टर को, जैसे पॉलिटिकल सेक्टर हो गया, इकोनॉमिकल सोशल सेक्टर हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल सेक्टर को एक तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग इवेलुएट करते हैं इस टेक्निक के अंदर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस की, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग माय डियर फ्रेंड्स उनको क्लासिफाई करते हैं मेजर अपॉर्चुनिटी के अंदर या माइनर अपॉर्चुनिटी के अंदर, या फिर मेजर थ्रेड्स के अंदर या माइनर थ्रेड्स के अंदर, इसको आपको याद रखना है। और फिर हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, एक समरी प्रोफाइल क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे भी टोटल कितनी स्टेप हो गई हैं, 4 स्टेप हो गई हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे करने वाले हैं। इन्वायरमेंटल सेक्टर को एक तरीके से आइडेंटिफाई करना, उन सेक्टर्स का एग्जैक्टली बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा ये देखना, फिर मेजर अपॉर्चुनिटी, माइनर अपॉर्चुनिटी, मेजर थ्रेड्स, माइनर थ्रेड्स में कैटेगराइज करना, और फिर एक समरी को प्रिपेयर करना, एक प्रोफाइल को प्रिपेयर करना। ये सारा प्रोसेस होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ईटोप। क्या कहते हैं, ईटोप। अगर पर्पस की बात करते हैं, टू असिस्ट इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, किसमें असिस्ट करने के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में असिस्ट करने के लिए, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्लियरली को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड प्रायोरिटाइज करने के लिए को की इन्वायरमेंटल इश्यूज को। बहुत छोटी सी चीज है, कोई बड़ा यहाँ पे लफड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, छोटा सा फैक्टर है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। आपको ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यहां तक ये कुछ टॉपिक थे जिनको आपको क्या करना होगा, तैयार करना होगा, जिनको पढ़ना होगा, जिनके बिहा पे माय डियर फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और इससे बाहर आपको कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। कुछ 1% पॉसिबिलिटी है, वो हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज के अंदर जो वन शॉट लेके आऊंगा आंसर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स ये वन शॉट लेक्चर था। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सेशन कैसा लगा ये बताया करो। अगर आप वीडियो देखते हो तो सेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो आपको सेशन कैसा लगा, और पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिरी तक आप सभी ने मेरे को सुना, उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। अगली वीडियो के अंदर मिलते, जब तक कीप लर्निंग।